Students, welcome once again to the Owl Academy of Education. In today's video, we are going to start here with part 2 of class 9 CBSE class 9th physics chapter 10, right? That is gravitation. First part you have done in earlier video में आपने फर्स्ट पार्ट किया था। अब हम आगे चलते हैं उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए। तो इसमें जो नेक्स्ट जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है फ्री फॉल। सो व्हाट इज़ ए फ्री फॉल? फॉल का मतलब है, जैसे आपको पता ही है, गिरना, राइट? व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट्स फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ we say that the object are in the state of free fall, right? It can be defined as the falling of an object from a height towards the earth under gravitational force of earth while no forcing acting on it. It is called free fall. तो free fall का मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट धरती की तरफ गिरती है या धरती पे गिरती है तो वो फ्री फॉल की स्टेट में होती है, ठीक है? तो इसी को हम ये कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी ऊंचाई से धरती की तरफ गिरना वो किस का वजह से होता है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, दैट इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, राइट? सो इसलिए हम इसको फ्री फॉल कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा कोई और बल या फोर्स काम नहीं कर रहा है, ठीक है जी। अब जैसा कि हम ड्यूरिंग फ्री फॉल हम कुछ चेंजेस नोट करें, क्या होते हैं कि जैसे हमने किसी ऊंचाई से कोई चीज़ को गिराया, सपोज करो एक पत्थर को गिराया, देयर इज़ नो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन, उसकी मोशन की डायरेक्शन में कोई भी जो है चेंज नहीं आएगा, ठीक है? पर क्योंकि अर्थ जो धरती है उसे अपनी तरफ खींच रही है, तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, ठीक है? उसके बाद द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो है वो किस वजह से ऑकर होती है? वो इक्वल अमाउंट में होती है और इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम पे होती है, ठीक है? जिसको हम कह सकते हैं कि इसके अंदर एसिलेशन का पुट आ गया है, राइट? जो ये एसिलेशन है, जो ये एसिलेशन आई वो एसिलेट हुई, उसकी स्पीड में कमी ज़्यादा हुई, तो वो किसकी वजह से होती है? वो अर्थ के जो ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से होती है, ठीक है? इसी जो एसिलेशन को हम कह देते हैं जी एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट? इसको हम स्मॉल जी के साइन से डिनोट करेंगे और इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द यूनिफॉर्म एसिलेशन प्रोड्यूस्ड इन ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ the earth is known as the acceleration due to gravity. It is noted by g, small g, right? के जो धरती के जो ग्रेविटेशनल पुल या खिंचाव की वजह से जो यूनिफॉर्म एसिलेशन पैदा होती है फ्रीली फॉलिंग बॉडी में, उसे हम एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कह देते हैं। तो इस जी का यानी एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो एसआई यूनिट होगा, क्योंकि ये जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पैदा हुई है, तो इसलिए इसका जो यूनिट है वो भी एसिलेशन वाला ही होगा, ठीक है? तो इसका यूनिट क्या है? तो एसिलेशन का यूनिट हम लेते हैं मीटर पर सेकंड और ms-2, तो इसका भी वही यूनिट होगा, ठीक है? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी जो वैल्यू है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक नेग्लिजिबली चेंज होती रहती है, पर जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसको 9.8 मीटर सेकेंड -2 लेते हैं,
राइट। तो इसका मतलब है कि जब कोई ऑब्जेक्ट धरती के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर फ्रीली फॉल करेगी तो वो ग्रेविटी के सिर्फ एक ग्रेविटी के एक्शन के अंडर ही काम करेगी, और इसकी जो वेलोसिटी है वो 9.8 ms-2 जो है हर सेकंड के बाद जो है इसका कांस्टेंट रेट रहेगा 9.8 ms-2। ठीक है, जितना जितना ये गिरती जाएगी तो वो इस रेट से गिरेगी 9.8। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ रहा है वो है रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हमने पिछले वीडियो में देखा था कैपिटल जी, और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हमने अभी ऊपर स्टडी किया है। तो इस जी एंड जी, स्मॉल जी एंड कैपिटल जी के बीच में कोई रिलेशन है क्या? इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन दिस जी एंड जी? सो इसकी स्टडी के लिए हम एज्यूम करेंगे, सपोज वी ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट से स्टोन ऑफ मास m, एक स्टोन जिसका मास m है उसको हम एक डिस्टेंस d से गिराएंगे, फेंकेंगे। ठीक है, और जो अर्थ का मास है इसके लिए इसको हम कैपिटल M लेंगे। ठीक है, तो अब तक जो हमने पढ़ा कि जो फोर्स का मैग्नीट्यूड हमने पढ़ा पिछले उसमें वीडियो में, तो वो क्या रिलेशन बनाया था हमने? F इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M, मास ऑफ M इज कैपिटल M एंड M इज मास ऑफ स्टोन, राइट। सो इसको हमने डिस्टेंस D का स्केयर ये हमने पढ़ा, तो इसको हम यहाँ पे दे देंगे अपनी इक्वेशन नंबर 1। ये अब तक हमने पढ़ा है। ठीक है, जहाँ पे जी मैंने आपको बताया था कि ये एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू जो है हमेशा क्या लेनी है? जी इक्वल टू 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2। राइट स्टूडेंट्स, से आपने पीछे वाले वीडियो में देखा था। तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे भी यही रखनी है, और उसके बाद हम आगे चलेंगे। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ प्रोड्यूसेस, ये हमने ऊपर पढ़ा, एक्सीलरेशन के जो अर्थ फोर्स लगा रही है उसकी वजह से एक्सीलरेशन पैदा होगी इन द स्टोन। तो उस वजह से वो जब हम ऊपर से इसको गिरेंगे तो जब वो डाउनवर्ड आएगा तो उसमें एक्सीलरेशन पैदा होगी। ठीक है, अब हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है पढ़ा होगा पिछले उसमें, तो उसके मुताबिक क्या है यहाँ पे नेक्स्ट हम आगे करेंगे, फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो हमें पता है F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, F इज इक्वल टू M है, ये हमने पढ़ा है। पर अभी जो हमने ऊपर देखा कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसको हमने G से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो G से रिप्रेजेंट किया तो इस एक्सेलरेशन को हम G से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज G is the acceleration due to gravity, so therefore इस F is equal to ma में a को हम G से रिप्लेस कर दें, F is equal to mg। इसको हमने जो है दे दिया सेकंड नंबर, राइट। अब नेक्स्ट चलेंगे हम, इसमें देखेंगे कि F इज इक्वल टू mg, ये हमारी सेकंड आ गई। तो फिर हम क्या करेंगे, बाय कंपेयरिंग
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, वी गेट। अब दोनों इक्वेशंस में जो पहली इक्वेशन थी एफ इक्वल टू जी एम एम कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर आया था, तो इसमें हमारा आया था एफ इज इक्वल टू एम जी, तो एफ एफ कैंसिल हो गया, सो देयर फोर एम जी वुड बी इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ स्टोन अपॉन डी स्क्वायर, राइट, डिस्टेंस डी स्क्वायर। सो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन है तो उसको काट दो, ये स्मॉल एम इज कॉमन, सो नाउ वी विल गेट g इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन डी स्क्वायर। सो दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन, g is equal to gm small g equal to gm upon d square, right? So अब अगर ये स्टोन हम देखेंगे जो हमने गिराया फ्रीली फॉलिंग, तो उसके लिए हमारी ये इक्वेशन आ गई, राइट। ये इक्वेशन माइंड में रखनी है आपने। नेक्स्ट जो है अब हम करेंगे फैक्टर्स ऑन विच द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और स्मॉल जी डिपेंड्स। सो ये जो जी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ अर्थ, ठीक है, जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ अर्थ, mass of earth we will take as capital, right, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, ये यहाँ पे W नहीं आएगा, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द, ये भी हमने पहले पढ़ा है, G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। इसको भी हम कैपिटल ले लें क्योंकि अर्थ बहुत बड़ी है, स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ इंडिपेंडेंट ऑफ मास। तो ये जो जी है ये मास के ऊपर इसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ना शेप के ऊपर और ना साइज, किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप साइज और मास के ऊपर ये जो है डिपेंड नहीं करती, ये सिर्फ अर्थ के मास पे डिपेंड करेगी, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर जो हमने यहाँ नोट दिया है ध्यान रखने वाली है कि सिंस जी जो है डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑल द ऑब्जेक्ट्स वेदर हैवी और लाइट फॉल विद द सेम एक्सेलरेशन टुवार्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ, चाहे वो कितनी ही भारी हो चाहे हल्की वस्तु हो वो सेम एक्सेलरेशन से धरती के सरफेस की तरफ गिरेगी। फर्दर द अर्थ इज़ नॉट ए परफेक्ट स्फीयर, अब ये पूरा गोल तो नहीं है हमारी धरती, जो ये अंडाकार शेप में है, एंड द रेडियस ऑफ अर्थ, ये देखो ये इस शेप में है, ये अंडाकार शेप, ठीक है, द एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस फ्रॉम द पोल्स टू द इक्वेटर, हेंस द वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर एट द पोल्स देन द इक्वेटर, ठीक है। तो डिस्टेंस जो होगी अर्थ की वो जो है पोल्स पे कम होगी और इक्वेटर पे ज़्यादा होगी, तो वैल्यू ऑफ जी इज़ पोल्स पे ज़्यादा होगी और उस पर कम होगी इक्वेटर पे, तो इसलिए जो है पोल्स पे वैल्यू की जी की वैल्यू भी ज़्यादा रहेगी, ठीक है, इक्वेटर से ज़्यादा, राइट स्टूडेंट्स। So now we move on to the next topic, that is calculation of value of G। अब देखो हम इस G की वैल्यू है दो उसमें
कैलकुलेट करेंगे, एक तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे सरफेस ऑफ मून, सरफेस ऑफ अर्थ, दूसरा हम इसको कैलकुलेट करेंगे सरफेस ऑफ मून पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया है, हमने जो है इक्वेशन बनाई थी, इक्वेशन थर्ड, राइट, जी इक्वल टू फ्रॉम, यहाँ पे लिख लें, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, सो जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन डी स्केयर, जी एम अपॉन डी स्केयर। तो अब क्योंकि अर्थ इज बिगर, तो हम इस डी डिस्टेंस को हम आर ले लेंगे, सो इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्केयर, राइट, रेडियस। सो नाउ अब हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 दे देंगे क्योंकि आर आ गया है। देयरफॉर पुट वैल्यूज ऑफ कैपिटल जी एम एंड कैपिटल आर इन जी इक्वल टू जी एम अपॉन, अब इसके अंदर हमें जो वैल्यूज़ पता हैं उसको पुट कर देंगे। तो ये वैल्यूज़ क्या हैं, सो यहाँ पे वैल्यूज़ हो गई क्या, मास ऑफ अर्थ, मास एम ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6.4 मल्टीप्लाइड, ये आपने याद रखना है, 24 ग्राम, राइट। जी की वैल्यू ये हमें पता ही है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू 6.7 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2, और रेडियस ऑफ अर्थ दैट इज कैपिटल आर, ये हमने रखना है 6.4 मल्टीप्लाइड 10⁻6 m। ठीक है, देयरफॉर अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसको, तो जी में लगा देंगे हम इसकी वैल्यूज़, फिर जी इक्वल टू ये हो गया 6.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। अब मैं यूनिट्स नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस की शॉर्टेज है इसके साथ, तो सीधा डायरेक्ट करेंगे हम इसको, 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻24, राइट स्टूडेंट्स। नाउ अपॉन आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर क्या है, 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6 होल स्क्वायर, राइट। नाउ हमने जी की वैल्यू जो निकाली है, बताया था आपको 9.8 मीटर सेकेंड -2, तो इसको कैलकुलेट करेंगे हम, कैसे करेंगे, तो ये बन गया 6.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 मल्टीप्लाइड 6.4 मल्टीप्लाइड 10⁻24 अपॉन, ये आ गया 6.4 का स्क्वायर, 6.4 इंटू 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6 6 is 30, so this has become 10⁻36, right। अब जब इस 10⁻36 को हम नीचे से ऊपर ले जाएंगे, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर बनाएंगे, तो क्या होगा, ये ऊपर जाकर माइनस हो जाएंगी पावर्स, तो ये आ गई यहाँ पे 6.7
multiplied 10 raised to power minus 11 multiplied 6.4 multiplied 10 raised to power 24 multiplied 10 raised to power minus 36 upon 6.4 into 6.4, राइट। तो यहाँ पे ये आ गया -36 और ये है -11, दोनों प्लस हो जाएंगे, -47 और यहाँ पे 24 है, 47 माइनस 24 23 रह जाएगा ये, 10 रेज़ टू पावर -23। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे तो ये सारा जो कैलकुलेट करके हमें मिलेगा 9.8 मीटर सेकेंड -2, राइट। नाउ इसको हम इसी चीज़ को अब कैलकुलेट करेंगे कहाँ, मून के ऊपर, ठीक है। तो मून की कंडीशन में मून के सरफेस पे जो है इसको हम लेंगे इस वे में के so G exerted acceleration due to gravity exerted by मून, इसको हम कैसे करेंगे, तो G मून है तो इसलिए हम इसको GM कर देंगे यहाँ पे, G मून इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यहाँ मास ऑफ ये मून, राइट। सो ये हो गया रेडियस ऑफ मून। जो ऊपर वाला इक्वेशन है उसको हमने ऐसे कर दिया जो इक्वेशन 4 था। तो मान लो इसको हम दे देंगे मून की सेंस में फर्स्ट। तो अब वैसे ही वैल्यूज पुट कर देंगे उसके अंदर, वेयर जो यूनिवर्सल वैल्यूज हैं वो पुट कर देंगे यहाँ पे। एम क्या हो गया, ये मास ऑफ मून, जो कि 7.4 मल्टीप्लाइड 10 रेज़ टू पावर 22 kg है। एंड आर एम क्या हो गया, रेडियस ऑफ मून, ये किसके बराबर है 1.75 मल्टीप्लाइड 10 रेज़ टू पावर 6 मीटर। और जी की वैल्यू हमें पता ही है 6.67 मल्टीप्लाइड 10 रेज़ टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2। सो पुट वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, देयरफॉर यहाँ पे हम G मून would be equal to 6.67 multiplied 10 raised to power -11 multiplied 7.4 multiplied 10 raised to power 22 kg। यूनिट्स मैं स्पेस की कमी की वजह से नहीं लिख पा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1.75 मल्टीप्लाइड 10 रेज़ टू पावर 6 होल स्क्वायर, राइट। सो इसको अब हम आपने ऊपर देखना है यहाँ पे, तो क्या बन गया ये। इसको जब हम सॉल्व कर देंगे सारे को, इसको देख लेते हैं। GM इक्वल टू so this GM would become
6.67 multiplied 10 raised to power minus 11 multiplied 7.4 multiplied 10 raised to power 22। यहाँ पे आ जाएगा 6 या 36। वैसे ही ऊपर आकर माइनस हो जाएगा जैसे हमने ऊपर किया, माइनस 10 रेज़ टू पावर माइनस 36 और डिनोमिनेटर में रह जाएगा 1.75 मल्टीप्लाइड 7। तो अब क्या, तो ये जो हमें मिलेगा यहाँ पे इक्वल टू 1.6 ms माइनस 2, राइट। अब अब क्या हुआ, आपने अर्थ के ऊपर फाइंड कर लिया जी का मान, और तो जी मून अपॉन जी अर्थ कर दूं मैं, तो कितना है जी मून का 1.6 ms माइनस 2, और ये हो गया हमारा 9.8 ms माइनस 2। तो ये कितना बन गया, लगभग 16 या लगभग 1/6 आ गया जी। सॉरी, इसको अगर आप ऐसे नहीं समझोगे, इसको आपने कैसे करना है, देयरफॉर जी मून इक्वल टू आ जाएगा 1/6 जी अर्थ, राइट स्टूडेंट्स। यानी कि अब इसका मतलब क्या हुआ कि 10 एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज इक्वल टू द 1/6 ऑफ द एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ। 1/6वां हिस्सा जो है ये बन जाएगा 1/6, राइट। अब जो है इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी चीज़ का जो वेट है वो धरती पे 36 है, तो वो चांद पर जाकर 6 किलो ही रह जाएगा, ठीक है। नाउ अब हमारा टॉपिक जो है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल force on the force of the earth, right। motion of objects under influence of gravitational force of the earth। तो ये क्या चीज़ है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो धरती के ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से मोशन करती हैं, दे आर इन मोशन ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द अर्थ। ये आपने पीछे पढ़ा ही है, और उसकी वजह से जो है एसिलेशन क्रिएट होती है, ठीक है। वो कब होती है, जब वो फ्री फॉल करती है, ऊपर से गिराती है, ठीक है। तो ये जो एसिलेशन है ये अपने मास पे ऑब्जेक्ट के डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब क्या हुआ, सारी ऑब्जेक्ट्स चाहे वो हॉलो हैं, चाहे सॉलिड हैं, चाहे बिग हैं, चाहे स्मॉल हैं, अगर उनको गिराया जाएगा तो वो हमेशा सेम स्पीड से गिरेंगे, सेम रेट से, राइट। तो अब इसके बेस पे इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, तो इसके हम जो इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस के स्टडी किए हैं इक्वेशंस, तो इनको हम चेंज करेंगे। वो कैसे करेंगे, क्योंकि जो जी है वो इसकी वैल्यू जो धरती के नज़दीक है वो लगभग नेग्लिजिबल है 9.8,
सो ऑल द 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपने पढ़ी होंगी पिछले चैप्टर्स में, जो उन ऑब्जेक्ट्स की जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही हैं, तो उन्हीं को हम जो है जो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो किस मोशन से मूव कर रही हैं उसके संबंध में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिर्फ एक चेंज करना है, जो उसके अंदर एक्सेलरेशन ए है उसको हम, क्योंकि अब हमारी होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, तो एक्सेलरेशन ए को हम चेंज कर देंगे जी के साथ। और जो वर्टिकल डिस्टेंस है ऊपर से जो नीचे गिर रही है, जो दूरी है फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स की वर्टिकल डिस्टेंस, उसको हम हाइट कहेंगे। हाइट, और जो हमारी जो इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्टेंस एस होगी उसको हम एच से बदल देंगे। ठीक है, सो अब वो जो मॉडिफाइड इक्वेशन हैं, इक्वेशन ऑफ मोशंस जो 3 आपने स्टडी की होंगी, वो इस प्रकार बन जाएंगी। किसके संदर्भ में? इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी के संदर्भ। ठीक है, तो पहली इक्वेशन जो हमने पढ़ी थी वो थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब इसके अंदर जो v है, u है, वो है इनिशियल वेलोसिटी और v है फाइनल वेलोसिटी। u इज इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, t जो है टाइम है, a जो है एक्सेलरेशन है। ठीक है, ये तो होगी इक्वेशन ऑफ मोशन। जब हम इसको इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी के चेंज करेंगे, तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया, जो ये एक्सेलरेशन है वो चेंज हो जाएगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। ठीक है, बाकी चीज़ वही रहेगी, v इक्वल टू यू प्लस जी टी। ये हमारी इक्वेशन फ्रीली फॉलिंग बॉडी की, अगर न्यूमेरिकल आते हैं तो हम वहाँ पे इसको यूज़ करेंगे। इसी तरह से जो s है, जैसा कि हमने ऊपर बताया था आपको, तो s जो है उसको हम किस में चेंज कर देंगे? डिस्टेंस को इसमें हाइट में, क्योंकि ऊपर से गिर रही है, वर्टिकल डिस्टेंस है, तो वो हाइट बन जाएगी। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है दूसरी, तो ये बन जाएगी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए की जगह जी वैसे ही आ जाएगी, जी टी स्केयर। इसी तरह वी स्केयर इक्वल टू यू स्केयर प्लस 2as चेंज हो जाएगा, वी स्केयर इक्वल टू यू स्केयर प्लस 2gh, ये चेंज आ जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, अगर न्यूमेरिकल्स आते हैं तो हम ऐसे चेंज करेंगे। हमारी इक्वेशन है ऑफ मोशन चेंज हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ठीक है, कोई खास चेंज नहीं है, एक की जगह पे g और s की जगह पे h है। ठीक है, s इज डिस्टेंस ऑन अर्थ एंड h इज वर्टिकल डिस्टेंस, राइट। इसका आपने ध्यान रखना है। अब जो है नेक्स्ट हम चलेंगे, तो जब हम एक चीज़ और, ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी हैं कि जब हम इन इक्वेशंस को अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो एक्सीलरेशन जो है उसको आपने पॉजिटिव लेना है, क्योंकि हम ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं। जब ऊपर से गिराएंगे तो वेलोसिटी नीचे की तरफ है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन भी नीचे की तरफ है, तो उस टाइम पे ये क्या रहेगी? पॉजिटिव। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक्सेलरेशन टू जी इज नेगेटिव। जब नीचे से ऊपर की तरफ ले फेंकेंगे उसको तो नेगेटिव, क्योंकि जब दो तरह से मोशन हो सकती है, या तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। जो वो नीचे से ऊपर जाएगी तो वो नेगेटिव बन जाएगी, क्योंकि अपथ्रस्ट हो रहा है, और जब ऊपर से नीचे आएगी तो वो जी को हमने पॉजिटिव रखना है। ठीक है, तो जब नीचे से ऊपर करेंगे तो जी की वैल्यू माइनस में हो जाएगी, 9.8 ms -2। इसी तरह तो यहाँ पे जैसा मैंने बताया उसको पॉजिटिव ले लें। ठीक है, सेम है ये। अब जब हम एक ऑब्जेक्ट को फ्रीली एक किसी हाइट से फेंकेंगे, जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u होगी,
हमेशा उसको 0 लेना है, क्योंकि उस टाइम ये गिराए जाने से पहले ये जो है रेस्ट पे है, तो कोई मोशन नहीं है, तो इसलिए इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 लेनी है। और जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर गिरेंगे हम, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी, जब फाइनल वेलोसिटी मतलब जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट से नीचे आने लगेगी, तो क्योंकि वहाँ कुछ सेकंड के लिए ये रुकेगी, तो वहाँ पे जो है ये 0 हो जाए, क्योंकि जो कुछ सेकंड के लिए जब हम इसको फेंकते हैं तो गति से जाती है, जब ऊपर से नीचे आती है तो वो कर्व बनाते हुए होल्ड करती है और नीचे आती है, तो उस टाइम पे जो फाइनल वेलोसिटी v होगी 0 लेनी। ठीक है, तो उसके बाद टाइम जो है, टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू राइज टू द, जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगी ऊंचाई पे, इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय इट टू फॉल फ्रॉम द हाइट, यानी टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ डिसेंट। असेंट मतलब ऊपर जाने में और नीचे आने में टाइम जो है बराबर रहेगा, राइट। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम ऑफ फॉल, ये याद रखना है। द डिस्टेंस traveled by a freely falling object is directly proportional to the square of time of fall, right। उसके बाद the velocity with which an object falls on the ground is always equal to the velocity with which it was projected upwards, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ये चीज़ें हो गई। उसके बाद अब जी के बारे में आपको कुछ और जो है थोड़ा चीज़ ध्यान में रखनी है। वो क्या है कि वेरिएशन ऑफ जी, जो जी की वैल्यू है वो कैसे वेरी करती है, कैसे चेंज होती है, वो आपने ध्यान में रखना है। वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू द शेप ऑफ द अर्थ, सबसे पहला कारण है जो धरती की शेप है, उसकी वजह से क्या चेंज होता है इसकी जी की वैल्यू में, क्योंकि वैल्यू ऑफ जी ऑन द पोल्स इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ जी एट द इक्वेटर। इक्वेटर पोल्स पर जो है इक्वेटर से ज़्यादा होती है जी की वैल्यू, क्यों? बिकॉज द इक्वेटोरियल रेडियस ऑफ द अर्थ इज अबाउट 21 किलोमीटर लॉन्गर दैन इट्स पोलर रेडियस। ठीक है, क्योंकि जो इक्वेटर पे जो रेडियस है वो 21 किलोमीटर लॉन्गर है, इसके जो पोल्स पे रेडियस है, तो इसलिए इस वजह से इसकी वैल्यू जो है जी की वो जो है कम ग्रेटर रहेगी, पोल्स पे इक्वेटर पे कम रहेगी, एक चीज़। उसके बाद अगली चीज़ जो आपने ध्यान में रखनी है, अब क्योंकि हमारी ये क्यों हुआ, इसका कारण है क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो हमारी धरती है वो अंडाकार शेप में है, ओवल शेप में है, इट इज़ नॉट राउंड। अगर राउंड होती तो हर जगह बराबर होता ये। तो उसके बाद ये भी पता है आपको कि हमारी धरती जो है रोटेट करती है, ठीक है, तो इस वजह से भी जी की वैल्यू पर फ़र्क पड़ता है। वो क्या? rotation of earth also causes variation because due to rotation of earth the weight of an object is maximum at, जो उसका वेट वो मैक्सिमम रहेगा पोल्स के ऊपर, मिनिमम रहेगा इक्वेटर के ऊपर। वही कारण है क्योंकि रेडियस वहाँ पे ज़्यादा है। सो वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट पोल्स एंड मिनिमम एट द इक्वेटर, राइट। उसके बाद तीसरा जो फैक्टर है वो क्या है? वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू ऑल्टीट्यूड और हाइट। हाइट जो है धरती की सतह सरफेस ऑफ अर्थ से जो जितनी ऊंचाई होगी वो इसके ऊपर फ़र्क डालेगी, क्योंकि जो जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो बढ़ती हुई हाइट के साथ कम होती जाती है। ठीक है,
जितना जितना धरती की सतह से ऊपर जाते जाएंगे वो जी की वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, इसी तरह जितना जितना हम धरती की सतह से नीचे जाते जाएंगे, डेप्थ में जाते जाएंगे, धरती की सरफेस के डेप्थ में, तो वैल्यू ऑफ जी जो है कम होती जाएगी। और सरफेस ऑफ अर्थ पे ये मैक्सिमम होगी, ऑन अबव जाएंगे तब भी, और गोइंग इनसाइड तब भी ये कम होती जाएगी। और एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जो जी की वैल्यू है वो अर्थ के सेंटर पे 0 रहेगी। दिस इज़ वेरी गुड पॉइंट, इसको माइंड में रखना है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हम करेंगे, डिफरेंसेस बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में क्या फ़र्क है। ठीक है, स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या फ़र्क है। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन का फ़र्क देखेंगे कि ये क्या है। जी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ द एक्सीलरेशन एक्वायर्ड बाय ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। ये आपको पता ही है, ग्रेविटेशनल पुल के वजह से होती है ये। और ऐसे ही जो कांस्टेंट है, इट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ यूनिट मास याद रखना है, इज सेपरेटेड बाय अ यूनिट डिस्टेंस। यूनिट मास और यूनिट डिस्टेंस के यूनिट मास और यूनिट डिस्टेंस की वजह से जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसे हम जी कहते हैं। उसके बाद इसकी वैल्यू स्मॉल जी की सरफेस ऑफ अर्थ आपने अभी पढ़ा 9.8 मीटर सेकंड -2 है। और जी की वैल्यू हमने अभी पीछे न्यूमेरिकल्स की है, उसके अंदर हमने कैपिटल जी की वैल्यू जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की 6.67 मल्टीप्लाइड 10⁻⁴। अब ये जो है माइनस, इसको ना अपने ये ऐसे लिखा गया है, इसको जो है ऐसे लिखना है। कैसे? ऐसे 6.67 मल्टीप्लाइड 10⁻⁴, पावर है ये -11 जो है, न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी। अब ये -2 भी इसकी पावर है, राइट। थोड़ा सा वो लिखा गया है ध्यान से। तो पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी और यही ली जाएगी, कम ज़्यादा नहीं, राइट। और जैसा कि पहले भी बताया हमने कि जो इसकी वैल्यू है चेंज स्मॉल जी की एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, अर्थ के डिफरेंट प्लेसेस पे ये डिफरेंट होती है। ठीक है, और ये मैक्सिमम होती है पोल्स पे, मिनिमम होती है इक्वेटर। अभी आपने पीछे देखा तो, बट जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हमेशा एक ही रहेगी। ठीक है, उसके बाद जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है, अभी हमने पढ़ा, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे या धरती के डीप में जाएंगे ये कम होती जाएगी। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो कैपिटल जी की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, सेम रहेगी। तो इसकी जो स्मॉल जी की वैल्यू है सेंटर ऑफ अर्थ पे, अभी हमने पढ़ा 0 है, इसकी वैल्यू जो है कभी भी 0 नहीं होती, यही रहेगी सेम। ठीक है, और उसके बाद स्मॉल जी की वैल्यू सरफेस स्मॉल जी की वैल्यू जैसे कि हेवनली बॉडीज़ हैं, ये लाइक द सन, द मून एंड द प्लैनेट्स, यहाँ पे जो है डिफरेंट होगी। जैसा कि हमने पीछे लिया हुआ, अपने मून पे अलग है और अर्थ पे अलग है, तो अलग अलग है। ठीक है, तो जो इसकी वैल्यू है पूरे यूनिवर्स में, चाहे जितनी मर्जी हेवनली बॉडीज़ हैं, प्लेसेस हैं, सबकी जो एक ही रहेगी, जो कि ऊपर भी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो हमने अभी किए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। अब जो नेक्स्ट चैप्टर वो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है मास और वेट। मास और वेट, राइट।
सो मास और वेट जो है वो आपने देखा होगा कि दोनों मिलती जुलती चीज़ें हैं, पर इनके अंदर भी डिफरेंस है। तो मास जो है क्वांटिटी ऑफ द मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स मास, राइट। जबकि weight of an object is defined as the force with which the object is attracted toward the एंटर नहीं है यहाँ पे, ये सेंटर है, सेंटर ऑफ द अर्थ। इट इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, ये ध्यान में रखना, इट इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। जबकि मास जो है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज फाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन, ये मैटर हो गया, ये फोर्स हो गया, राइट। तो क्योंकि ये उसके इनर्शिया को भी मेजरमेंट देता है, तो इसलिए हम इसको इनर्शियल मास भी कह देते हैं, राइट। तो मास के जो करैक्टर्स क्या हैं, तो ये जो है एक स्केलर क्वांटिटी है और इसको जो है हम अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं, ठीक है, मास को, ये याद रखना है। और इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स, अगर इसके आसपास कोई और चीज़ें हैं तो ये अनअफेक्टेड है, जबकि फोर्स जो है वो चेंज होता रहता है, ना सॉरी, वेट जो है चेंज होता रहता है फोर्स की वजह से। अगला करैक्टर क्या है इसका, कि मास ऑफ ए बॉडी रिमेन्स जो है सेम रहता है थ्रू आउट द यूनिवर्स, किसी भी चीज़ का यूनिवर्स में सेम रहेगा। मास ऑफ ए बॉडी कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ इक्वल आर्म बैलेंस की वजह से हम इसको माप भी सकते हैं तराजू की उससे। तो इसका ऐसा यूनिट है बड़ा, क्या है वो, किलोग्राम, केजी, राइट। और एक चीज़ और आपने ध्यान में रखनी है कि जो मास है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये मास और वेट के डिफरेंस को आप अच्छी तरह समझ लीजिए। अब उसके बाद आता है वेट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये फोर्स है ड्यू टू विच विद विच द ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होती है, वो फोर्स जो है वेट कहलाएगा। तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोल देते हैं इसको। और जो फोर्स है वो हमेशा इसका फार्मूला याद रखना अपने, मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। तो जैसे हमने पीछे ए का जी बनाया था, क्योंकि ये एक्सीलरेशन है यहाँ पे, अगर हम एक्सीलरेट टुवर्ड्स द अर्थ विद एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, है जो ये वाली इक्वेशन एफ इक्वल टू एम ए बन जाएगी, एफ इक्वल टू एम जी, ठीक है। तो क्योंकि हमें पता है जो ये फोर्स लगा एफ इज इक्वल टू एम जी, इसको हम वो वेट बोलते हैं, तो इसलिए वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है डब्ल्यू वो बन जाएगा एम जी के बराबर। ये फोर्स की जगह आ गया वेट, एफ इज इक्वल टू एम ए, क्योंकि ये फोर्स है तो ये इसको हम वेट मानेंगे, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या बन गया, इज द फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ, ठीक है, क्योंकि फोर्स है तो वेट भी फोर्स है, तो इसलिए हमने इसको चेंज कर दिया, राइट। तो ऐसा यूनिट जो है इसका क्या है, न्यूटन, क्योंकि फोर्स का न्यूटन है तो इसलिए इसका भी, वेट का भी जो ऐसा यूनिट है वो न्यूटन रहेगा। अब उसके बाद इसके कुछ करैक्टर्स करेंगे, जैसे हमने उसके किए हैं मास के। तो पहला करैक्टर है वो थी स्केलर क्वांटिटी, ये है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो वर्टिकली यहाँ पे आएगा, वर्टिकली इट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स, राइट, नीचे की तरफ काम करता है। इट कैन बी मेजर्ड विद ए स्प्रिंग बैलेंस और ए वेइंग मशीन, राइट। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, मास के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, वेट। एफ इज इक्वल टू एम ए, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम ए और एम जी, वहाँ से आया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एफ इज डब्ल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम,
राइट। नाउ उसके बाद आपने क्या करना था, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द यूनिवर्स। मास तो सेम रहता है, आपने ऊपर पढ़ा, पर क्योंकि इसके वेट के अंदर जी का फैक्टर आ गया और जो जी है वो चेंज होता रहता है, सो वेट जो है किसके ऊपर डिपेंड करेगा, लोकेशन के ऊपर। पोल्स पे ये अलग होगा और इक्वेटर पे अलग होगा। वैल्यू ऑफ जी इज मोर देन दैट एट इक्वेटर, ठीक है। देयरफॉर वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मोर एट पोल्स देन एट इक्वेटर, राइट। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 0, ये हमने पीछे पढ़ा, जो है एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, क्योंकि वहाँ पे जी 0 है। यहाँ पे ये क्या है, विद, नहीं सॉरी विद नहीं होगा, ये वेट। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ हाइट, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वेट डिक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते जाएंगे हमारा वेट कम होता जाएगा। जैसे जैसे धरती के नीचे जाते रहते हैं तो हमारा वेट कम होता जाएगा, राइट। तो ये था कुछ मास और वेट का डिफरेंस। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन था जो आपको इस चैप्टर का समझाया। अब इसके न्यूमेरिकल्स जो हैं हम, और इसका बाकी जो पोर्शन है इस चैप्टर का, हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, राइट। टिल देन गुड बाय। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको शेयर लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब कराएं हमारे चैनल को, ताकि उनकी भी हेल्प की जा सके, राइट। सो इट्स गुड बाय नाउ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।